इलाहाबाद उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 6 बजे पूरी तरीके से थम जाएगा प्रचार। दिग्गज दिखाएंगे आखिरी दिन में दम। गृह मंत्री अनिल विज का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज। कहा, हुड्डा की आंखों के आगे छाया रहता है अंधेरा। वैक्सीनेशन पर गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं पूर्व सीएम। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कर सकते हैं अपनी नई पार्टी का ऐलान। सामने आ सकता है पंजाब में नए सियासी समीकरण। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग का अनोखा कदम। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की हुई शुरुआत। आम लोग भी करा सकते हैं खाने की जांच। सोनीपत में डेंगू का कहर जारी। सामने आए 418 डेंगू के मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे किए इंतजाम। 50 बेड का डेंगू वार्ड तैयार। बुधवार को फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी। महंगे होते पेट्रोल डीजल से जनता परेशान। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इलाहाबाद उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे पूरी तरीके से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इलाहाबाद से बड़ी खबर। दिग्गज दिखाएंगे आखिरी दिन में दम। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। आपको बताते चले, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इलाहाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिग्गज आज आखिरी दिन में अपना दम दिखाएंगे। 2 नवंबर को नतीजे सामने आने हैं। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर के सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हरियाणा सरकार और विपक्षी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पूरी तरीके से ताकत झोंकने में लगी हुई है। वहीं आपको बताते चले, शाम 6 बजे पूरी तरीके से चुनाव प्रचार थम जाएगा। दिग्गज आखिरी दिन अपना दम दिखाने वाले हैं। इलाहाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर के सभी की निगाहें चुनाव पर टिकी हुई है। हरियाणा सरकार, विपक्षी पार्टी या फिर सभी लोग अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे पूरी तरीके से थम जाएगा प्रचार। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आखिरी दिन में पहुंच चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गोविंद कांडा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। आपको बताते चले, 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इलाहाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इलाहाबाद उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे पूरी तरीके से प्रचार थम जाएगा। दिग्गज आज आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतनाम हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। सतनाम, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज 6 बजे जो है प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। इसी को लेकर ही, क्योंकि आज आखिरी दिन है, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जो भी पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं वो पूरी तरह से जो है मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी के तहत ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सिरसा में है। कल से ही वो सिरसा में है। कल भी उन्होंने एक गांव
चोपता में जनसभा को संबोधित किया था, चोपता एरिया। तो आज इलाहाबाद के गांव धोलपालिया में एक जनसभा रखी गई है, जिसको मुख्यमंत्री अभी कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। और जो उम्मीदवार हैं भाजपा जजपा गठबंधन के गोविंद कांडा, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। तो जाहिर तौर पर आज लास्ट दिन है, इसलिए जितनी भी पार्टियां हैं, खास करके इनेलो की बात करें, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो पूरी जोर जो है उन्होंने लगा रखा है। और इसी के तहत ही जो डिप्टी सीएम हैं उनके भी इलाहाबाद के क्षेत्र में दौरे हैं, और वो भी जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। जी सृष्टि। बिल्कुल सतनाम, अगर बात की जाए जनता की, तो किन किन मुद्दों पर वोट इस बार डाले जाएंगे? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से हमारी बात हुई है लोगों से, तो तमाम मुद्दे हैं। जिस तरह से अगर इलाहाबाद के चोपता क्षेत्र की बात करें तो सेम का जो मुद्दा है सबसे बड़ा है। इस एरिया में सेम की बड़ी समस्या है, जिसको लेकर अभी तक किसी भी पार्टी ने अभी तक इससे निजात नहीं दिलवाई है। जो इलाहाबाद के जो क्षेत्र लगते हैं राजस्थान के साथ, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। कुछ स्कूल अपग्रेड कराने की बात है। तो खास तौर पर यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो है लोग हैं वो अपना वोट डालने की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर वो जो बीजेपी समर्थित बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जेजेपी के उम्मीदवार है गोविंद कांडा, अगर वो जीते हैं तो आने वाले 3 साल में विकास किया जाएगा। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने तौर पर जरूर आश्वासन दे रही हैं। और अब देखना होगा कि जो इलाहाबाद के लोग हैं वो किस तरह से अपनी जो वोट का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए हरियाणा सरकार और विपक्षी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ इस बार देखने को मिला है? किस तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास किया गया है? सतनाम, देखिए, अगर इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें तो सरकार का अपना पक्ष है कि अगर क्योंकि बीजेपी और जजपा की अगर बात करें तो उन्होंने लगातार अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा है कि जिस मुद्दे को लेकर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था और क्या वो मुद्दा सुलझ गया है, क्योंकि किसान आंदोलन आज भी बरकरार है। वो अपनी मांगों को लेकर के किसान जो है अभी भी आंदोलनरत है, और इसी को लेकर वो आज जो चोपता एरिया है वहाँ एक किसान महापंचायत भी करने वाले हैं। और इसी को लेकर ही जो बीजेपी है वो अभय सिंह चौटाला पर लगातार हमलावर रही है कि जिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था क्या वो सुलझ गए हैं, तो उनको तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए था। तो तमाम कोशिश जो है बीजेपी जजपा कर रही है कि सरकार का साथ देना चाहिए लोगों को, और सरकार ही आने वाले 3 सालों में जो है वो विकास कार्य करवा सकती है। क्योंकि उनका भाजपा का लगातार निशाना जो है अभय सिंह पर रहा है कि 2 साल जनता ने उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, लेकिन उन्होंने 2 साल में ही इस्तीफा दे दिया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब लोगों के पास मौका है। बीजेपी लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है कि अब उनके पास मौका है, बनी बनाई सरकार उनके पास है। अगर उनका उम्मीदवार जीतता है तो आने वाले 3 सालों में वो इस एरिया की जो है कायाकल्प कर देंगे, जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर देंगे। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का अपना कहना है कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और इनेलो आपस में मिले हुए हैं। अगर पुरानी बात करें तो इनके गठबंधन रहे हैं, तो अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है तो कांग्रेस को ताकत मिलेगी। वहीं अभय सिंह चौटाला का कहना है कि ये एरिया उनका गढ़ है, इस गढ़ को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो जो इस एरिया का विकास इनेलो ही करवा सकती है। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं अपने अपने तौर पर जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि 30 अक्टूबर को जो वोट डलने हैं वो इलाहाबाद की जनता है किसके पक्ष में वोट करती है। 2 तारीख को जो इलाहाबाद का ताज है वो किसके सिर पर सहेगा। बिल्कुल सतनाम, अगर बात की जाए पूर्व सांसद अशोक तंवर की, तो उन्होंने भी अभय चौटाला का समर्थन किया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही जो पूर्व सांसद हैं अशोक तंवर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभय सिंह चौटाला को समर्थन दिया है। अगर इसकी बात करें तो इस बारे में अभी कुछ देर पहले ही जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा, उनसे भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो ताकत होती है वो संगठन के साथ होती है, अकेला व्यक्ति जो होता है वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर अशोक तंवर ने उनको समर्थन दे दिया तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
संगठन के साथ जो लोग होते हैं उससे ही फर्क पड़ता है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि उनके समर्थन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अशोक तंवर का कहना है कि जो भी लोग हैं जो उनके साथ हैं, अपना भारत मोर्चा के साथ जो लोग हैं वो इनेलो के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरह से लोग, क्योंकि जनता समझदार है, जनता को सब पता होता है कि कौन किसके साथ है। तो जाहिर तौर पर अब 30 तारीख को ही पता चलेगा और 2 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे 2 नवंबर को, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जनता का मूड क्या है। जी बिल्कुल सतनाम, अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो इससे कितना असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो किसान बहुल एरिया है। काफी संख्या में यहाँ जो गांव है वो खेती पर ही आधारित हैं और जाहिर तौर पर किसान आंदोलन के साथ जो हरियाणा के लोग हैं वो जुड़े रहे हैं, शुरू से ही जुड़े रहे हैं। तो अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो कहीं न कहीं जिस तरह से लेकर आज महापंचायत भी रखी गई है जो इलाहाबाद का क्षेत्र है चोपता में, और उसके बाद जिसमें बड़े नेता राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल सहित तमाम जो बड़े नेता हैं संयुक्त मोर्चा के, वो यहाँ संबोधित करेंगे। और उसके बाद शाम को 3 बजे चोपता से ही सारे गांव में होते हुए इलाहाबाद की अनाज मंडी में पहुंचा जाएगा। लेकिन किसानों की तरफ से एक ही जो है बात की जा रही है मतदाताओं से कि बीजेपी के पक्ष में वोट ना करें। तो जाहिर तौर पर है कि किसान बहुल एरिया होने के नाते हो सकता है कि बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से कुछ नुकसान हो। जी बिल्कुल सतनाम, ये तो किसान आंदोलन की बात हो गई, किसान के मुद्दों पर बात होगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं जातीय समीकरण की, तो इसका कितना असर इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जाति समीकरण की अगर बात करें तो इसमें जो इलाहाबाद का एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है उसकी बात करें तो वो क्षेत्र है, उसमें बीजेपी हो सकता है कि वोटरों को लुभाने की कोशिश करे। लेकिन अगर आईएनएलडी की बात करें तो आईएनएलडी के जो गांव हैं, अगर बात करें तो लोग जो है, जो ज्यादातर लोग हैं वो आईएनएलडी के पक्ष में है, क्योंकि किसानी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, जिसको लेकर अभय सिंह चौटाला लगातार भाजपा पर और जजपा पर निशाना साधते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर बात करें तो इनेलो लगातार इस मुद्दे को लेकर अपनी विपक्षी पार्टियों पर हावी रही है। लेकिन अब 30 तारीख को ही पता चलेगा कि लोग किसानी के मुद्दे पर वोट करते हैं या वो अपनी पार्टी के हिसाब से वोट करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इलाहाबाद चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है, शाम 6 बजे पूरी तरीके से थम जाएंगे प्रचार। दिग्गज आज आखिरी दिन अपना पूरा दम दिखाने वाले हैं। तो वही आपको बात बताते चले, हरियाणा सरकार विपक्षी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगी है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और इसके नतीजे 2 नवंबर को सामने आ जाएंगे। चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है, बड़ी खबर आपको इलाहाबाद से बता रहे हैं, शाम 6 बजे पूरी तरीके से थम जाएगा प्रचार। दिग्गज दिखाएंगे आखिरी दिन में अपना दम। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। सिरसा जिले की इलाहाबाद विधानसभा पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आप लोग बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा को वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम करें। इलाहाबाद हल्के विकास की जिम्मेदारी मेरी होगी। डिप्टी सीएम ने इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव प्रचार के कई जनसभाएं की। उप मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास न होने का मुख्य कारण पूर्व विधायक अभय चौटाला को बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक इस क्षेत्र से चुने जाने वाले विधायक ने कभी भी सरकार से क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की पैरवी नहीं करी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे केवल राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी करते रहे हैं और लोगों के लिए बिजली, पानी, गली व सड़कों के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अभय चौटाला उंगली कटवाकर शहीद होना चाहते थे।
सिरसा जिले के अहमदाबाद विधानसभा पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की वजह से हुड्डा की आंखों के आगे अंधेरा छाया रहता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में बेहतरीन कार्य किए हैं। अनिल विज ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में तथ्यों के साथ हुड्डा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा के स्वास्थ्य विभाग का बजट 1600 करोड़ रुपए होता था, जो अब बढ़कर 5500 करोड़ रुपए हो गया है। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और आगे भी लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी है। हुड्डा पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उनकी बहुत पुरानी आदत है। विज ने कहा कि कानून व्यवस्था भी बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री आजकल कांग्रेस में किनारे पर बैठे हुए हैं और कई बार अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर चुके हैं। अनिल विज ने कहा कि उनकी नैया किस ओर जाएगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी बीच आपको सोनीपत से बड़ी खबर बता देते हैं। कुंडली बॉर्डर पर निहंग आज बैठक करने वाले हैं। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुंडली बॉर्डर पर निहंग करेंगे बैठक। धरना स्थल पर रुकने या लौटने पर चर्चा करी जाएगी। सोनीपत से बड़ी खबर, जनमत संग्रह के आधार पर यह फैसला होना है। सिखों समेत संगत भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। युवक की बर्बर हत्या का यह पूरा मामला है। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुंडली बॉर्डर पर आज निहंग बैठक करने वाले हैं। धरना स्थल पर रुकने या लौटने पर चर्चा करी जाएगी इस बैठक में। सोनीपत से बड़ी खबर, जनमत संग्रह के आधार पर भी फैसला लिया जाएगा। सिखों समेत संगत भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। युवक की बर्बर हत्या का यह पूरा मामला है। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुंडली बॉर्डर पर निहंग आज बैठक करने वाले हैं। धरना स्थल पर रुकने या लौटने पर चर्चा करी जाएगी। जनमत संग्रह के आधार पर फैसला होगा। सिखों समेत संगत भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुंडली बॉर्डर पर निहंग आज बैठक का आयोजन करने वाले हैं। सिखों समेत संगत भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। युवक की बर्बर हत्या का यह पूरा मामला, जनमत संग्रह के आधार पर फैसला लिया जाएगा। कुंडली बॉर्डर पर निहंग आज बैठक करने वाले हैं। धरना स्थल पर रुका जाएगा या फिर लौटा जाएगा, इसको लेकर के बैठक की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, कुंडली बॉर्डर पर आज जो निहंग बैठक करने वाले, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लेकिन इस प्रकार से निहंगों द्वारा जो है कि युवक को बर्बरतापूर्ण मौत के घातों करने के मामले में जो है आज निहंग जो है एक बैठक कर रहे हैं और करीबन 12 बजे ये बैठक रहने वाली है। इसको लेकर जो है आज फैसला किया जाएगा कि निहंग आंदोलन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसको लेकर जो है करीबन 12 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। अगर बात करें तो अभी जो है कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होगी, लेकिन लगातार आंदोलन जारी है और फिलहाल जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है निहंगों को अलग कर दिया गया था, ऐसी बात जो है सामने आ रही थी। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है क्या कुछ फैसला आता है। बिल्कुल, अगर बात की जाए इस बैठक की, तो इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है? लेकिन बैठक में जो है तमाम जो सिख समाज से जुड़े हुए निहंग हैं वो रहेंगे। साथ में अनेक बुद्धिजीवी हैं, पंजाब से स्पेशल निहंग भी यहाँ पहुंचे हैं और आज जो है जनमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर यहाँ से आंदोलन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस बात को देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आप सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर निहंग आज बैठक करने वाले हैं। धरना स्थल पर रुकना है या फिर वहां से लौटना है, इस पर आज चर्चा करी जाएगी। जनमत संग्रह के आधार पर फैसला लिया जाएगा। सिखों समेत संगत भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं।
तीनों कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहा आंदोलनकारी और उनके नेता आरंभ से ही विवादों में रहे। आंदोलन का संचालन करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से बनाई गई 7 सदस्यों वाली कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निलंबित किए जाने के बाद अब हरियाणा के लोगों को लगने लगा है कि पंजाब के संगठन आंदोलन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं और उनके दबाव के कारण ही संयुक्त किसान मोर्चे से योगेंद्र का निलंबन हुआ है। यह बात अलग है कि हरियाणा के किसान यूनियन के नेता गुरनाम चढ़ूनी योगेंद्र के निलंबन से प्रसन्न है। उनकी प्रतिक्रिया थी कि योगेंद्र यादव यदि माफी नहीं मांगते तो उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। चढ़ूनी की योगेंद्र और राकेश टिकैत दोनों से नहीं बनती है। टिकैत विरोध में वो पहले भी कई बार बोल चुके हैं। योगेंद्र से वह इसलिए खफा रहते हैं कि जब मोर्चे से उनका निलंबन हुआ था तब योगेंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरियाणा के आंदोलनकारियों के बीच सबसे चर्चित नेता राकेश टिकैत भी योगेंद्र के निलंबन पर मौन है। दूसरी तरफ चढ़ूनी और टिकैत समर्थकों से इतर हरियाणा के आंदोलनकारियों का एक बड़ा वर्ग योगेंद्र यादव के निलंबन को गलत मानता है। मेवात से पैदल चलकर एक युवक गृह मंत्री अनिल विज से मिलने अंबाला कैंट पहुंचता है। युवक का नाम डालचंद है जो मेवात मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर कार्य करता है। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। युवक ने अपनी गुहार प्रशासन से भी लगाई लेकिन युवक की कहीं भी सुनी नहीं गई, जिसके बाद उसने प्रदेश के गृह मंत्री से मिलने का फैसला ले लिया और मेवात से पैदल ही निकल पड़ा। युवक 21 अक्टूबर को मेवात से निकला था। युवक को विश्वास है कि गृह मंत्री उसकी समस्याओं का समाधान जरूर निकालेंगे। युवक ने कॉलेज प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि प्रशासन हर 4 से 5 महीने में वार्ड बॉय को निकाल देते हैं, पुराने की जगह नया वार्ड बॉय रख लिया जाता है और उनकी सैलरी नहीं दी जाती है। मेरी समस्या ये है कि जी मैं मेवात मेडिकल कॉलेज लल्लड़ में जो है कि जॉब करता था वार्ड बॉय के पद पर, आउटसोर्सिंग कंपनी बीएसएस कंपनी में। कंपनी का मालिक जो है कि एट प्रेजेंट विधायक राकेश दौलताबाद है। राकेश दौलताबाद ने 2 सुपरवाइजरों को नियुक्त किया हुआ मेवात मेडिकल कॉलेज में। एक तो है रवि शर्मा जो गुड़गांव से है, एक है निसार जो कि अडबर से है। उन्होंने जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत करके जो है कि वो बना रखा है कि हर महीने जो है कि हर महीने 2 महीने में 4 से 5 वार्ड बॉय को ये निकाल देते हैं ड्यूटी। फतेहाबाद जिले के टोहाना में स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नाम से मोबाइल वैन की शुरुआत करी, जिसके जरिए मिलावटखोरों पर नकेल कसने और आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास शुरू किया गया है। लोग अपनी खाने पीने की चीज की शुद्धता की जांच इस मोबाइल वैन के जरिए मौके पर ही करवा सकते हैं। टोहाना में पहुंचे इस मोबाइल वैन के जरिए लोगों ने सरकार की इस योजना के तहत खाने पीने की चीजों की शुद्धता की जांच करवाई। ज्यादातर लोगों ने दूध और पनीर की सैंपलिंग मौके पर करवाई और शुद्धता के बारे में जानकारी ली। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल वैन पर सैंपलिंग करवा करके फूड आइटम की जांच करवाने वाले लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए शुरू की गई योजना लोगों के लिए काफी लाभदायक है। मिलावटखोरी से बचाव के लिए शुरू किया गया सीएम मनोहर लाल का यह प्रयास लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। जो फूड सेफ्टी वैन शुरू हुई है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बहुत बढ़िया पहल है। जो ये लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा था उसमें बहुत कमी आएगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज मैंने 1-2 दूध के सैंपल जो दिलवाए हैं उनमें पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित है। तो जो डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया है FSO और डेजिग्नेटेड ऑफिसर ND शर्मा जी उनके नेतृत्व में ये टीम काम कर रही है। 1 महीने के लिए ये फतेहाबाद के लिए आई हुई है। फूड सेफ्टी वैन जो हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई है, ये बहुत ही अभूतपूर्व योजना है। इस योजना से जो भी हम खान खाते हैं उसकी मौके पर ही सैंपलिंग हो पाएगी। इसी प्रकार हमने सैंपल करवाए भी थे, दूध के सैंपल करवाए थे।
सोनीपत में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। डेंगू से बचने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन 700 से 800 ओपीडी प्रतिदिन कर रहा है। अब तक जुलाई में 418 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। सोनीपत शहर की बात की जाए तो कुल 40 मरीज एडमिट हैं, जिसमें से 22 की छुट्टी हो चुकी है। वहीं 18 मरीज अभी भी डेंगू से लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा 50 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया, जिसमें मच्छरदानी से लेकर के तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं मौजूद है। साथ ही साथ मुफ्त में टेस्ट प्रक्रिया से लेकर दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं और प्रतिदिन मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए छिड़काव भी किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में अभी तक प्लेटलेट्स की आवश्यकता मरीजों को नहीं पड़ी है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो मरीजों को कानपुर रेफर किया जाएगा। जो है जिला सोनीपत के अंदर 418 केस जो है डेंगू के आए हैं, जिसमें से 250 जो केसेज हैं वो तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर डायग्नोज हुए हैं और 150 जो केसेज हैं वो खानपुर मेडिकल कॉलेज के लैब में डायग्नोज हुए हैं और 18 ऐसे केस हैं जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं। तो अब तक जो हमारे पास है 40 जो केस हैं तो डेंगू के अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए थे, जिसमें से 22 तो जो केस थे वो ठीक होकर चले गए हैं और अब भी हमारे पास जो है 18 केसेज अभी हमारे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हैं। और हमने जो डेंगू का वार्ड पेट्रोल डीजल के दाम में 2 दिन की राहत के बाद आज फिर बढ़ोतरी हुई। देश में पेट्रोल अब 120 रुपए के पार चला गया है, वहीं डीजल 111 रुपए के ऊपर बिक रहा है। आज यानी बुधवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल का दाम 105 रुपए 51 पैसे और डीजल के दाम 97 रुपए 42 पैसे मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल में लगातार आग लगी हुई है, दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे आम लोगों का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 15 दिनों से बढ़ोतरी हो रही है और आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बताते चले पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल का दाम 105 रुपए 51 पैसे पहुंच गया, तो डीजल की अगर बात की जाए तो 97 रुपए 42 पैसे पहुंच गया है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, बढ़ोतरी लगातार होती चली जा रही है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी। 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। आम लोगों से जब बात की जाती है तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि कब राहत मिलेगी इसका भी कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बेहद परेशान हो गए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से। उनका जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।